Hello everyone and hello students. Welcome to ZA Academy. My name is Sabur Ahmed Khan. I am your GS expert or GS faculty, whichever is convenient for you people. Right? So today it is our lecture of fundamental lights. आज हम एक पॉलिटी का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल लाइट्स। और मैंने यही टॉपिक क्यों पिक किया है फंडामेंटल लाइट्स का। देखो फंडामेंटल लाइट्स आप तब भी पढ़ते हो जब आप बीए बीबीए एंट्रेंस देते हो। आप फंडामेंटल लाइट्स तब भी पढ़ते हो जब आप एमबीए एंट्रेंस देते हो। आप यूपीएससी में भी पढ़ोगे, एसएससी में भी पढ़ोगे, आप इंडिया के किसी भी ग्रेजुएशन से ऊपर या 12th क्लास से ऊपर का कभी भी आप कोई भी एंट्रेंस देने जाओगे तो ये टॉपिक आपको हमेशा नजर आएगा। बट एक डिफरेंस होता है, क्या सेम सवाल एमबीए बीए में और यूपीएससी में आता है? नहीं आता ना, ऐसा नहीं होता। सिलेबस सेम होता है कि फंडामेंटल राइट्स हमें पता है सवाल आएगा पॉलिटी से, लेकिन डेप्थ क्या होनी है, किस डेप्थ में जाके पॉलिटी का सवाल पूछेगा फंडामेंटल राइट का। बीए लेवल पे इजी सवाल होगा, एमबीए पे थोड़ा सा शायद टफ पूछ लेगा, और उसके फर्दर ऊपर एंट्रेंस में जाएंगे तो और टफ सवाल पूछेगा। और अगर हम बात करें स्पेशली इन तीन एंट्रेंस की, बीए बीबीए एमबीए, तो बीबीए का तो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा सिर्फ 2 साल का अवेलेबल है, टू बी वेरी फ्रैंक। 2 से 3 साल हुए हैं बीबीए एंट्रेंस को। बट ये जो 2 एंट्रेंस है बीए और एमबीए, इनका हमारे पास 10 साल का हिस्टोरिकल डेटा है। और वो डेटा सजेस्ट करता है कि पॉलिटी से तो सवाल आते ही आते हैं, कभी 5, कभी 7, कभी 9 भी आए हैं। बट स्पेसिफिकली पॉलिटी के अंदर से फंडामेंटल राइट से हर साल सवाल आता है। और कई साल ऐसे भी गए जहां पे 3-3 सवाल आए। 1 से 2 सवाल आना तो कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। 1 सवाल तो आना ही आना है, 2 भी आ जाता है। मैं 2 पे भी सरप्राइज नहीं होता कि 2 भी सवाल आ सकते हैं। बट 3 भी सवाल आए फंडामेंटल राइट से, पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट से 3 भी सवाल आए, तो ये तो फिर वो वाला टॉपिक बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कि ये तो पेपर आउट वाला है बिल्कुल हिसाब, कि आपको पता है इतना सा ही टॉपिक है, 1-1.5 घंटे में आप इजीली कवर कर सकते हो, 2-3 बार रिवाइज करो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम लोग होलिस्टिकली एक फंडामेंटल राइट्स को कवर करने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स में कि उनका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, कहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया, कहाँ से हम इंस्पिरेशन मिली हमको, कहाँ से हम इंस्पायर हुए। हम देखने वाले हैं कि बैकग्राउंड क्या रहा फंडामेंटल राइट्स का। हम देखने वाले हैं कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। मतलब जब प्रिपरेशन शुरू करते हो, कोई भी आपका सीनियर होता है जिससे आप पूछने जाते हो कि सर मुझे बीए का एंट्रेंस देना है, या भाई या अप्पी मुझे एमबीए का एंट्रेंस देना है, बीए का एंट्रेंस देना है, क्या पढ़ लूं, जीएस में क्या क्या पढ़ जाऊँ, आपको बताएगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेना। अब बच्चे ने किताब उठाई, वो रटना शुरू कर देता है फंडामेंटल राइट्स को, कि फंडामेंटल राइट्स ही रट लेते हैं चलो। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही अगर जब तक बात, अगर बेसिक आपको यही नहीं पता लग रहा ये है क्या चीज, मैं रट क्यों रहा हूं, और फंडामेंटल राइट्स में से भी क्या मुझे, अगर मैं रटने की भी बात करूं, चलो मैं कहता हूं रट लीजिए आप, लेकिन क्या रटना है फंडामेंटल राइट्स में? क्या आपको आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक सारे आर्टिकल्स रटने हैं? आर्टिकल होते क्या है, रटने क्यों है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये सारी चीज आज हम लोग थोड़ा सा ना अनलॉक करने वाले हैं कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए रेलेवेंट है। इफ आई टॉक अबाउट दीज 3 एंट्रेंसेस, बीए बीबीए एमबीए, इसमें हमें रेलेवेंट पोर्शन क्या है वो हमें देखना है। ठीक, तो देखिए पढ़ते हैं। पार्ट 3 यहां पे लिखा हुआ है, पार्ट 3 मैं बताऊंगा पार्ट 3 क्या है। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। दीज राइट्स आर कंसिडर्ड फंडामेंटल बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। देखो फंडामेंटल राइट्स को मैं बेसिक राइट्स भी बोल सकता हूं। बेसिक राइट्स का मतलब ये नहीं हो गया कि वो बिल्कुल बेसिक है, कि ये तो सर बेसिक है ये तो हो ही जाएगा, नहीं। बेसिक का मतलब होता है बेसिक फॉर योर एग्जिस्टेंस, बेसिक फॉर योर सर्वाइवल। इफ आई रिमूव दीज राइट्स, दीज बेसिक राइट्स, दीज फंडामेंटल राइट्स, अगर मैं छीन लूं आपसे, हटा दूं आपकी लाइफ से, योर सर्वाइवल विल बिकम इम्पॉसिबल, योर एग्जिस्टेंस विल बिकम हार्डर। कहीं भी आप रहने वाले हो, किसी भी कंट्री के आप रहने वाले हो, अगर आपके पास ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो आपका एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। पार्ट 3 क्या लिखा हुआ है वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उसमें बहुत सारे लॉयर्स भी थे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ना थोड़ी लैंग्वेज टेक्निकल हो गई है, बट पार्ट 3 में बताता हूँ। जब आप कोई किताब उठाते हो साइंस की, मैथ्स की, तो उसमें लिखा होता है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 में बहुत सारे चैप्टर्स, यूनिट 2 में बहुत सारे चैप्टर्स। ये पार्ट जो है ना ये बेसिकली यूनिट है, आप इस तरीके से समझो। ये पार्ट एक यूनिट है, और ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। तो हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक, ये भी सवाल आता है, ये भी सवाल आता है, डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, दैट फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप उसमें लिखते हैं, मतलब ऑप्शन होता है पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, तो आपको पार्ट 3 पे टिक कर देना है। वेरी इजी, 1 नंबर इजी मार्क्स।
और जैसे मैंने आपको बताया कि चैप्टर्स होते हैं हमारी बुक में, जो मैंने आपको चैप्टर्स की एनालॉजी दी, तो चैप्टर्स आर बेसिकली योर आर्टिकल्स। चैप्टर्स आर बेसिकली योर आर्टिकल्स। आप देखते हो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ये आपके चैप्टर होते हैं कि इस चैप्टर में ये बात है, इस आर्टिकल में ये बात है। इतनी ही सिंपल चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, तो यहाँ पे वाली चीज़ लिखी, एक बार आप देख लीजिए, दीज राइट्स आर कंसिडर्ड फंडामेंटल, क्योंकि इनके बिना आप, ये नेसेसरी है बिकॉज इसके बिना आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता किसी भी इंडिविजुअल का, और किसी भी इंसान की डिग्निटी और लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फंडामेंटल राइट्स। ठीक, यहाँ तक चीज़ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब फंडामेंटल राइट्स काम कैसे करते हैं? जैसे अगर मैं किसी लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, किसी राह चलते इंसान को आप समझाना शुरू करें फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, और राइट्स तो बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि राइट टू वोट भी एक राइट है, बट वो तो फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी भी एक राइट है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो बाकी सारे राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या फर्क है? देखो, राइट जो भी होता है ना आपका, वो ब्रेक लगाता है गवर्नमेंट पे। राइट्स आर नथिंग, राइट्स आर ब्रेक ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपके ऊपर यहाँ पे गाड़ी चढ़ाना चाह रही है, गवर्नमेंट चाह रही है किसी भी तरीके से अपना फायदा कर लें और पब्लिक का नुकसान भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है ना? उन सारी चीजों पे जो ब्रेक लगा रहा है, दैट इज योर फंडामेंटल राइट। एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे आपने बहुत कॉमन चीज सुनी होगी कि राइट टू इक्वलिटी, दैट एवरीवन इज इक्वल। आप किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। तो कौन डिस्क्रिमिनेट कर रहा है जिससे हम बचाना चाह रहे हैं खुद को? कौन डिस्क्रिमिनेट कर रहा है हमारे अगेंस्ट? डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, सॉरी। तो गवर्नमेंट, स्टेट माने कंट्री, गवर्नमेंट, स्टेट हमारे अगेंस्ट, गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। दैट पर्सन ए और पर्सन बी, दो लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, इन दो लोगों में गवर्नमेंट कर सकती है डिस्क्रिमिनेट कि मैं पर्सन ए को ये चीज दे देती हूं, पर्सन बी को नहीं दे रही। यहां पे काम करते हैं ब्रेक्स। फंडामेंटल राइट आते हैं और ब्रेक लगा देते हैं कि नहीं सर, फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है दैट एवरीवन इज इक्वल, और आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी बेसिस पे जो उसमें बेसिस दी हुई है। ये सारी चीजें ब्रेक हैं सिर्फ। तो कभी भी आपके दिमाग में अगर कोई कल को कोई भी राइट का जिक्र करे, फंडामेंटल राइट, इस राइट, वो राइट, बहुत सारे राइट्स का जिक्र करे, आपको ध्यान रखना है फंडामेंटल राइट्स आर जस्ट ब्रेक ऑन गवर्नमेंट। आपकी गवर्नमेंट एकदम बहुत ड्रेकोनियन ना बन जाए, राक्षस ना बन जाए, और आपके सारे राइट्स ना छीन ले, आपके सारे अधिकार ना छीन ले। इसलिए एक ब्रेक लगाने के लिए हमने फंडामेंटल राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे। हमने लिखे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिखे। ठीक, अब कहां से इंस्पिरेशन ली हमने? क्योंकि आपको पता है इंडिया इज अ वेरी यंग डेमोक्रेसी। हमें कुछ मतलब अभी 8 डिकेड्स भी नहीं हुए हैं, पूरे 8 डिकेड्स होने वाले हैं पूरे हमें आज़ाद हुए हुए। बहुत यंग डेमोक्रेसी है हमारी, है ना? अब यंग डेमोक्रेसी है तो मतलब हमसे पुरानी भी डेमोक्रेसीज रही होंगी, जाहिर सी बातें रही थी। उनसे हमने बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिसेस अपने पास अडॉप्ट कर ली। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहीं देखा कि यार वहाँ पे तो 18 साल है एज, तो हमने कहा हम भी 18 साल कर लेते हैं वोटिंग की एज। वहाँ पे हमने देखा फ्री एजुकेशन है, तो हमने कहा हम भी फ्री एजुकेशन कर लेते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में, हमने देखा कि वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। इनफैक्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम ही बिल ऑफ राइट्स है। तो हमने देखा कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट होता था। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम अपने पास ले लेते हैं। ठीक, अभी तक मैं आपकी सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अभी तक मैंने आपको एक एमसीक्यू बताया है बस, कहाँ पर मेंशन्ड है, पार्ट 3 में मेंशन्ड है। ठीक, दूसरा एमसीक्यू ये आ गया, कहाँ से इंस्पिरेशन लिए, कहाँ से अडॉप्ट किए गए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यही सवाल बीए का पेपर उठा के देख लो, आ चुका है लास्ट ईयर में। यही सवाल एमबीए का पेपर उठा के देख लो, लास्ट ईयर्स में आ चुका है। ठीक, तो एक हमारा दूसरा एमसीक्यू ये हो गया, एक पहले, दूसरा एमसीक्यू ये हो गया। ठीक है, ये मैंने चीज लिखी थी, पार्ट 3 में मेंशन्ड है। कौन से, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है, 35 तक। कई जगह आपको ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा जो कि गलत है। ठीक, ये बिल्कुल गलत है, दिस इज राइट। आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 हम पढ़ते नहीं है, उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक ही पढ़ते हैं हम अपने एग्जाम के पैटर्न से। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं, तो ये दिए हुए हैं। तीसरा एमसीक्यू आपका ये हो गया। समझ में आई बात? अब हम लोग फर्दर मूव करने वाले हैं और एक्चुअल हमारे कंटेंट पे आते हैं। जो कंटेंट है हमारा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। कई बार आपने सुना होगा
की बात जिक्र हो रहा होता है, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं टोटल? सर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कितना वेग आंसर है ना कि 6 फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आप बता भी नहीं पाओगे। आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि सवाल कैसे बनेगा। ठीक, पहला जो एक बड़ा सेक्शन है, बड़ी चीज, राइट टू इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। राइट टू इक्वलिटी का सीधा सा मतलब दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, यही राइट टू इक्वलिटी होगी। अब इसको डेप्थ में पढ़ते हैं। मैंने क्या बताया आपको, कहां से शुरू हो जाते हैं? आर्टिकल 12 से शुरू हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। आप कहोगे सर आप तो आर्टिकल 14 से पढ़ा रहे हो, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को छोड़ दिया आपने, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट किसको बोलते हैं, कौन कौन स्टेट कहलाता है। और आर्टिकल 13 में डेफिनेशन ऑफ लॉ लिखी हुई है, किस चीज को लॉ कहा जा सकता है। ये दो चीज लिखी हुई है, ये आप यहाँ देख लो। ठीक, ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि रिलेवेंट नहीं है आपके उसके लिए, बस इतना रिलेवेंट है, इतना आपने देख लिया। बाकी क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इंश्योर करता है दैट देयर विल बी इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसको जरा मैं डेप्थ में लेके जाता हूँ थोड़ा सा, जितना मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब है दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। समझ में आ गया सर? वेरी सिंपल। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये थोड़ा सा टेढ़ा है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब है दैट लॉ विल इक्वली प्रोटेक्ट ईच एंड एवरीवन। तो सर यही तो ये वाली बात कह रहा था? नहीं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब हो गया सब कानून की निगाह में बराबर है, बट लॉ सबको बराबर से प्रोटेक्ट करेगा। इसका मतलब है, ये जो लाइन है ये बताती है दैट एक इंसान है जिसका एक हाथ नहीं है, वो फिजिकली डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और एक इंसान है जिसके दोनों हाथ हैं। क्या दोनों को बराबर तरीके की प्रोटेक्शन लगेगी? नहीं लगेगी ना। एक इंसान को ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि ऑलरेडी उसका एक हाथ नहीं है ना। इसीलिए हर इंसान को अलग तरीके की प्रोटेक्शन चाहिए। ऑल्दो एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, लेकिन सबको अलग तरीके की प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये आ गया आपका आर्टिकल 14 जो कि बात करता है इक्वलिटी की। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आपसे यही वाली चीज पूछेगा, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ किस आर्टिकल में मेंशन्ड है। आपका एक एमसीक्यू यहां से आ गया, आर्टिकल 14 में मेंशन्ड है। ठीक, आर्टिकल 15 क्या कहता है? दैट इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती गवर्नमेंट या स्टेट। अच्छा, जब मैं गवर्नमेंट बोलूं या मैं स्टेट बोलूं तो इसको एक ही चीज मानना, अभी के लिए एक चीज मानना इसको। ठीक, स्टेट या गवर्नमेंट नहीं कर सकती किसी को डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो आपके क्राइटेरिया दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, इन 5 क्राइटेरिया पे कोई भी गवर्नमेंट किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। दिस 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 दिस। अब आपके दिमाग में, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल आ चुका होगा और आ जाना चाहिए कि सर अगर गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करती तो फिर रिजर्वेशन क्यों मिलता है? वो तो कास्ट के बेसिस पे मिलता है। सर बिहार में तो गर्ल्स का कोटा है, वो तो सेक्स के बेसिस पे मिलता है। सर ये क्यों दे रहे हैं आप, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे कोटा क्यों मिल रहा है? तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये आंसर मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ गई है बहुत अच्छी बात है, बट ये क्यूरियोसिटी आप अपने पास रखिए और अगली वीडियो का वेट करिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं और होलिस्टिकली कवर करना चाह रहे हैं जितना आपके एग्जाम में आता है। ये वाली क्यूरियोसिटी मैं आपके अगले लेक्चर में या कोई एक स्पेशल वीडियो बना के क्लियर करूंगा। आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 हो गया, एक एमसीक्यू यहां से आ गया। डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 15, मूवी भी आई थी इस पर। ठीक है, अब आर्टिकल 16 आ गया। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब है सरकारी नौकरी। जहां भी सरकारी नौकरी निकलेगी, स्कूल, सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी, प्रोफेसर की नौकरी, डीएम की नौकरी, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, सरकारी डॉक्टर की नौकरी, क्लर्क की नौकरी, कोई भी सरकारी नौकरी अगर निकलेगी तो गवर्नमेंट किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस। नहीं कर सकती किसी को भी डिस्क्रिमिनेट। आपको सबको बराबर से अधिकार देना है उस सरकारी नौकरी में। फिर आपके दिमाग में ये वाली क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि सर जब जॉब्स निकलती हैं तो उसमें रिजर्वेशन क्यों आता है? फिर बिल्कुल आना चाहिए, और ये वाला आएगा और ये एक अगली वीडियो में क्लियर भी होगा, क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं इसको यहाँ पे कंटैमिनेट नहीं करना चाहता, तो अभी हम इसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं।
आर्टिकल 16 इंश्योर करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट माने सरकारी नौकरी जब भी आएगी, आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगला आर्टिकल वेरी फेमस, 3 स्टार बना देता हूँ, इस पहले भी सवाल आ चुका है आर्टिकल 17 पे से, आया तो खैर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14 से भी है, लेकिन आर्टिकल 17 से कई बार सवाल आ चुका है। कहता है एबोलिशस अनटचेबिलिटी। आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अनटचेबिलिटी क्या होती है सर? क्या किसी को ना छूना ही अनटचेबिलिटी है? नहीं। आप अगर किसी को ग्रुप मिलके आपका पूरा किसी एक इंसान को आइसोलेट कर दे रहे हो, उससे आप बात नहीं कर रहे, आप उसको नीचा फील करवा रहे हो, छूना इज नॉट अनटचेबिलिटी। अगर आप बात भी नहीं कर रहे हो उससे, आपने उसको बॉयकॉट कर रखा है, आपके एक्शंस या आपके वर्ड्स या आपकी फिजिकल एक्टिविटी अगर उसको अनटचेबल फील करवा रही है, तो यू आर वॉयलेटिंग हिज फंडामेंटल राइट। आप उसका फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रहे हो। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया क्लास के स्टार्टिंग में, जो मैं बताना चाह रहा था वो ये बात थी कि फंडामेंटल राइट्स की मैं एनालॉजी हमेशा ये देता हूँ क्लास में। फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर मैं आपके ये जो मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका एक फंडामेंटल राइट हटा के देखूँ, क्या आप अपनी लाइफ इमेजिन कर पाओगे? आप यकीन जानिए आप अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर पाएंगे। इमेजिन करिए आप आर्टिकल 14 हटा दीजिए, दैट दैट फ्रॉम नाउ एवरीवन इज नॉट इक्वल। क्या आप इमेजिन कर सकते हो अपनी लाइफ? क्या पता आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाए। आर्टिकल 16 अगर मैं हटा दूं, आर्टिकल 17 हटा दूं अनटचेबिलिटी का, कि आज से अनटचेबिलिटी अलाउड है, कोई भी आपके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर पाएगा? कर पाएगा ना? तो ये आप इमेजिन करके देखिए कि आपकी लाइफ कितनी टफ हो जाएगी अगर ये सारे नॉर्म्स लगा दिए गए, मतलब ये सारे फंडामेंटल राइट्स हटा दिए गए। एक और एग्जांपल मैं इसका देता हूं जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था, कि अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से फंडामेंटल राइट्स उखाड़ के फेंक दें और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रहने दें, इट इज ऑफ लिटरली नो यूज। और अगर आप अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ के फेंक दें और सिर्फ फंडामेंटल राइट उसमें लगे रहने दें, इट इज स्टिल ऑफ यूज। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं फंडामेंटल राइट, इसलिए इनसे हर बार सवाल आता है। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है कि ना ही गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक या गवर्नमेंट, आपको आपके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकती। इनफैक्ट कोई प्राइवेट इंसान जो आपकी क्लास में आपके दोस्त, कॉलेज में आपके दोस्त, वर्क प्लेस पे आपके दोस्त भी आपके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ई के एमसीक्यू आ गया आपका, आर्टिकल 17 बताता है। उसके बाद आर्टिकल 18 बताता है अबोलिशस टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के नाम पे लगा होता है सूबेदार, राय बहादुर, सर, लॉर्ड, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। ये सारे टाइटल्स जब हम पढ़ क्या रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी, तो अगर मैं किसी को कह रहा हूँ सर फला फला फला, लॉर्ड फला फला फला, है ना, तो ये टाइटल्स क्या कर रहे हैं, उस इंसान को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं बाकी समाज से, बाकी सोसाइटी से, दिखा रहे हैं कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही नोबल, कुछ ज्यादा बड़ा इंसान है। तो ये सारे टाइटल्स अबॉलिश करता है आर्टिकल 18। अबॉलिश करता है मतलब अलाउ नहीं करता। कोई भी इंडिया का रेसिडेंट जो इंडिया में रह रहा है, या कोई बाहर का इंसान जो इंडिया में आके जॉब कर रहा है, इंडिया में रह रहा है, गवर्नमेंट के किसी काम में लगा हुआ है, या कोई इंडिया, आप इंडिया का मानो, इंडिया का कोई इंसान इंडिया में रह रहा है, वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कोई भी टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकता। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को या हमारे प्रेसिडेंट को बाहर की किसी कंट्री ने सर का खिताब दे दिया, दे कैन ओनली एक्सेप्ट दैट टाइटल ऑफ सर जब हमारी गवर्नमेंट अलाउ करेगी, वरना नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर फिर लोग डॉक्टर का टाइटल क्यों लगा लेते हैं, वो भी तो सबको समाज से अलग कर देता है, या ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, इंजीनियर, एडवोकेट, ये टाइटल क्यों लगा लेते हैं? फिर एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स अलाउड है, आप एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स लगा सकते हैं, बट आप ये टाइटल्स नहीं लगा सकते जो अभी मैंने आपको मेंशन करे। सर का टाइटल हो गया, लॉर्ड का टाइटल हो गया, एक हो गया राय बहादुर, ये टाइटल्स आप नहीं लगा सकते, अंडर आर्टिकल 18 मना है। तभी तो सब इक्वल नजर आएंगे, वरना कितना बुरा लगेगा, सर सबूर और बाकी सब नॉर्मल, है ना, तो अलाउड नहीं है। वैसे तो सबूर सर बोलते हैं, लेकिन वो टीचर का रिस्पेक्ट वाला टाइटल है। ठीक, नेक्स्ट, हाँ, राइट टू फ्रीडम। अब हम बात करते हैं फ्रीडम की। ये तो आपने बहुत सुना होगा, जितने लोग सोशल मीडिया पे हैं आए दिन यही बात चलती रहती है, इट इज माय राइट टू स्पीच है, मेरा मेरा राइट टू स्पीच वायलेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना फलाना। तो आज हम पढ़ ही लेते हैं क्या होता है। तो देखो, राइट टू फ्रीडम के अंडर आपके आता है पहला आर्टिकल 19, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 18 इतना नहीं पूछा जाता है पेपर में, 17 पूछा जाता है, 14 पूछा जाता है, 15 पूछा जाता है, 18 इतना नहीं पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है बताता रहूंगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 19 में बहुत सारे आपको फ्रीडम दिए गए। कैसा फ्रीडम?
6 फ्रीडम दिए गए। एक एमसीक्यू यहाँ से आ गया। क्या फ्रीडम दिए गए? स्पीच। आप बोल के, इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिख के, फेसबुक पे पोस्ट लिख के, चौराहे पे स्पीकर लेके खड़े होके, बैनर लेके खड़े हो जाओ, गाना गा के, पोइट्री लिख के, अखबार में किसी भी तरीके से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हो। बस आपके एक्सप्रेशन से किसी और को तकलीफ ना हो, ठीक है? इस इतने आपको लिमिटेशन में रहना है। आप अपनी स्पीच आगे रख सकते हो, अपने थॉट्स आगे रख सकते हो। राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, वही जो मैंने बात बताई। असेंबली, आप कहीं पे इकट्ठा हो सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कई बार धरना लगाया जाता है, तो धरना लगाना पीसफुली, धरना लगाना इज योर फंडामेंटल राइट, राइट टू असेंबली। आप अपना एसोसिएशन बना सकते हो। एसोसिएशन मतलब पार्टी बना ली, या जैसे MBA बैच एसोसिएशन, BA बैच एसोसिएशन, है ना, ऐसे एसोसिएशन बना सकते हो। आप मूवमेंट कर सकते हो अक्रॉस द कंट्री, कहीं भी जा सकते हो, आप कहीं भी रह सकते हो, और आप कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हो। अब आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है कि सर प्रोफेशन में मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देखो आप बम नहीं बना सकते, है ना, आप पिस्टल नहीं बना सकते, आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते जिससे सोसाइटी, आप जहर नहीं बना सकते, है ना। वो सारी चीज़ें रेगुलेटेड है, सरकार उस पर नज़र रखती है। बाकी आप काम कोई भी कर सकते हो, जो जो सरकार ने अलाउ कर रखे हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर सारे ही काम अलाउ कर रखे हैं, वो आप कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखी, वो आप नहीं कर सकते। एटॉमिक एनर्जी, आप इंडिया में बम नहीं बना सकते आप, है ना। ये सारी चीज़ हो गई। तो आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। 6 राइट दिए। स्पीच हो गया, आप कुछ भी बोल सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, कहीं भी असेंबल हो सकते हो, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो। लिमिटेशन ये है कि सर ऐसा नहीं है कि आपकी स्पीच से किसी को, हाँ, मतलब बुरा लगे, दर्द हो, वो नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है आपने धरना लगा के पूरा रोड ब्लॉक कर दिया, दैट इज नॉट राइट। आपका एसोसिएशन आपने बना लिया, फॉर एग्जाम्पल जो नॉन, मतलब थोड़ा सा ना टेररिस्ट टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या फिर एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वैसा नहीं बना सकते आप, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक। आर्टिकल 20 अगेन नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, बता देता हूँ। प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब अगर आपको अरेस्ट भी कर लिया गया, पुलिस ने आपको अरेस्ट भी कर लिया, तब भी आपके पास कुछ राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको खुद के खिलाफ गवाही और एविडेंस देने के लिए नहीं फोर्स कराया जा सकता। देखो ये मत जाओ, उसमें डीप डेप्थ मत जाओ, आर्टिकल 20 बस इतना पढ़ लो। प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अगर आपको अरेस्ट भी कर लिया गया तो भी आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलती है अंडर दिस आर्टिकल, पेपर में नहीं पूछा जाता है। आर्टिकल 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21 क्या करता है? गारंटी करता है आपको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी आर्टिकल सबसे ज्यादा एलैबोरेटेड है, मोस्ट एलैबोरेटेड आर्टिकल ये है। इसमें आपके सारे के सारे राइट्स, बहुत सारे राइट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीज लिख दी इन्होंने, क्या लिख दिया? मेरी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब मैं बोलूं कि मैं सो रहा था, ठीक, और मुझे सोते से किसी ने उठा दिया, तो क्या मेरी पर्सनल लिबर्टी को उसने हर्ट किया? हाँ, हर्ट किया उसने मेरी लिबर्टी को। मैं सो रहा था, मुझे क्यों उठा दिया? तो राइट टू स्लीप इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल। राइट टू ईट, राइट टू स्लीप, राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ योर चॉइस, बहुत सारे राइट्स हैं। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, मतलब बड़ी सी लिस्ट है, अगर मैं खोलूं तो उसमें कम से कम 25-30 राइट्स लिखे हुए होंगे। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा राइट नजर आता है जो कि बहुत ही लिबरल, बहुत ही प्रोग्रेसिव राइट है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यार ये तो इसी आर्टिकल में ही होगा, क्योंकि इसी आर्टिकल में सारे प्रोग्रेसिव राइट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सवाल क्या आएगा यहाँ से? MCQ लिख देता हूँ अगेन यहाँ पे। आर्टिकल 20, ये मैंने आर्टिकल 20 तो इंपॉर्टेंट बताया नहीं आपको, है ना, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये हो गया राइट टू स्पीच, आर्टिकल 19 में आ गया। आर्टिकल 21 में क्या आ गया? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जब भी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात होगी, पर्सनल लिबर्टी की बात होगी, आर्टिकल 21 सही आंसर है। अच्छा अब एक बात बताइए मुझको आप, सपोज करो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया नहीं, तो क्या मेरी लाइफ खराब होगी और मेरी पर्सनल लिबर्टी खराब होगी? ऑब्वियसली मेरी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी खराब होगी ना, अगर मैं पढ़ाया ही नहीं गया मुझको। इसी वजह से आर्टिकल 21 में हमने क्या जोड़ा? इन 2009 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और उसने कहा दैट एवरी चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 हैज राइट टू कंपल्सरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। आपने देखा होगा ना गांव में स्कूल होते हैं, इसी की वजह से खुले हुए हैं, बिकॉज एवरी पर्सन इन इंडिया हैज द राइट टू स्टडी। उसको गवर्नमेंट 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। देखो मैं ये वाली चीज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, बिकॉज आर्टिकल 21 जितना इंपॉर्टेंट है
लगभग लगभग उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका 21A है। 21A क्या, जो 21A बोल रहा है दैट according to the article 21A every student, every children from the age of 6 to 14 has right to elementary and compulsory education। 2009 में आया था ये, ए लिखा हुआ है मतलब अलग से ऐड करा गया है। ठीक, समझ में आया। आर्टिकल 22 अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बता देता हूँ क्या है। प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, मतलब आपको कोई भी ऐसे ही उठा के नहीं ले जा सकता, डिटेन करके अरेस्ट करके नहीं ले जा सकता, उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देता है। ठीक, चलिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 23 कहता है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, मतलब आप इंसान को बेच नहीं सकते, ठीक है। ओके, आप किसी भी इंसान को बेच नहीं सकते, उसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, उसको बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकते, फोर्स लेबर, ठीक है। फोर्स लेबर में क्या होता है कि आपने ज़बरदस्ती उस इंसान को रख लिया और बिना पैसे दिए उससे आप काम करवा रहे हैं, राइट, दिस इज फोर्स लेबर। ओके, सो आर्टिकल 23 इज फोर्स लेबर को मना कर देता है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 24 बात करता है कि आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते चिल्ड्रंस का इन फैक्ट्रीज। 14 साल के छोटे बच्चे, लेस देन 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं, आप उनको फैक्ट्रीज में, जिसको आप चाइल्ड लेबर भी बोलते हैं, फैक्ट्रीज में या फिर हजार्डस जॉब, मतलब ऐसी जॉब जिसमें उनके जान जाने का खतरा है, उसमें आप उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ठीक, सो फार सो गुड। अब आर्टिकल 25, ये बहुत ही चर्चा में रहने वाला आर्टिकल है। क्या बताता है, आपके पास फ्रीडम है कंसाइंस की, मतलब आप जो चीज़ मान, जो रिलीजन मानते हैं वो रिलीजन माने आप। आपके पास राइट है प्रोफेस का, मतलब आप अपने रिलीजन को शो कर सकते हैं रिलीजियस सिंबल्स पहन के। अगर किसी इंसान में स्कार्फ पहनना या बैंगल पहनना, जो भी आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस है आप वो दिखा सकते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना रिलीजन आप, मतलब जैसे कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस, चर्च जाना, मस्जिद जाना, मंदिर जाना, एनीथिंग। और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बता भी सकते हैं, एक्सेप्ट आप फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कर सकते। ठीक, आर्टिकल 25 क्लियर हो गया। आर्टिकल 26 यही चीज बोलता है कि हर रिलीजन को अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का राइट है, खुद मैनेज कर सकता है। आर्टिकल 27 बोलता है, ये देखो जितने पे मैं स्टार नहीं बना रहा हूँ, जैसे 25 इंपॉर्टेंट है, वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बट है इसलिए आपको बताए जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे स्टार बना दिया। आर्टिकल 27 अगेन बात करता है कि आप अगर कोई भी रिलीजियस मस्जिद या मंदिर, टेम्पल कुछ भी चलाते हैं, रिलीजियस आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, तो उस पर टैक्स नहीं लग सकता। ठीक है, नॉन टैक्सेबल होते हैं वो, आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकते रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे। ठीक, अगेन 28 भी सिमिलर बात कर रहा है कि हर किसी इंसान को अधिकार है कि वो अपने स्कूल में या फिर जहाँ भी वो जाता है इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन में पढ़ ले, वहाँ पे वो चाहे तो उनकी प्रेयर्स में शामिल हो सकता है या चाहे तो शामिल नहीं हो सकता। ठीक, मूविंग ऑन, अब हम लास्ट पे पहुंच रहे हैं बिल्कुल, थोड़ा सा ही बस बचा है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। देखो ये भी, ये आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 29 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 29 बात करता है दैट एवरी पर्सन इन इंडिया और एवरी कम्युनिटी इन इंडिया हैज द राइट टू प्रोटेक्ट इट्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट मतलब जो लिपि होती है जिस तरीके से उसको लिखा जाता है, और कल्चर, इसको प्रोटेक्ट कर सकती है कोई भी माइनॉरिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर माइनॉरिटी कहते कैसे हैं, तो सिंपल सा मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ बिना किसी देरी के। इंडिया में दो ही माइनॉरिटीज को माइनॉरिटी माना जाता है, या तो आप रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, मतलब आपके धर्म को फॉलो करने वाले लोग कम हैं, या फिर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं, मतलब आपकी जुबान बोलने वाले लोग कम हैं। तो इंडिया में यही दो माइनॉरिटीज मानी जाती हैं। अगर आप इन दो माइनॉरिटीज में आते हो तो आप अपना कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हो अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, आर्टिकल 30 बात करता है कि कोई भी माइनॉरिटी अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑल दो द केस इज सब जुडिस, बट ये दोनों इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 के बेसिस पे ही बने हैं, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। ठीक, एंड द लास्ट आर्टिकल जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सारे आपके आर्टिकल खराब हैं अगर मैं आपका ये आर्टिकल खत्म कर दूं। बेसिकली ये आर्टिकल
आपको अलाउ करता है कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट हो, अब आपको समझ में आएगा कि फंडामेंटल राइट क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी। कोई भी आपका अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, दिस आर्टिकल अलाउज यू टू डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड कंप्लेन अबाउट योर वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। सपोज करो कोई चोरी हो जाती है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो, फिर आप हाई कोर्ट जाते हो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते, बट अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत बार पूछा गया है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है, इस आर्टिकल के अंडर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक और एमसीक्यू बताता हूँ, ये तो एक आप यहाँ से एमसीक्यू निकल ही आया। एक और एमसीक्यू है दैट सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। आर्टिकल 31 आप लोगों को लगा होगा मैंने स्किप कर दिया, वो स्किप इसलिए कर दिया बिकॉज आर्टिकल 31 पहले फंडामेंटल राइट था, राइट नाउ इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ लीगल राइट। अब आपको लीगल राइट क्या होता है आपको नहीं जानना, ठीक है, बिकॉज दिस वीडियो इज फॉर बीबीए, बीए एंड एमबीए एंट्रेंस, एलएलबी के एंट्रेंस और पीएचडी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। हमको बस इतना जानना है कि अब फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अगर सवाल आता है विच फंडामेंटल राइट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, इट इज आर्टिकल 31। दिस कंक्लूड्स योर वीडियो ऑन फंडामेंटल राइट्स। ये जिस थी ये पूरा एक होलिस्टिक कवरेज था। इस पे अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे डाउट ऐसे थे जो मैंने खुद क्लियर नहीं करे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया वो ऐसे क्लियर नहीं हो सकते, उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियोज लेकर आएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। यू कैन फॉलो मी ऑन दिस, although all the channels have been already mentioned। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे all the WhatsApp number, Telegram group, everything is mentioned। Still if you want this PDF, it will be uploaded on this Telegram channel, you can follow this, and it will also be uploaded on the ZA Academy official Telegram group and WhatsApp group। Thank you so much।